गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इम्प्रेशन। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको इंटीग्रेशन पढ़ाने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, हमने आपको ये पढ़ाया कि अगर हम किसी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू 4x²। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं यानी dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x² का डिफरेंशियल 2x, दिस इज 8x। हमने आपको इससे पहले की वीडियो में ये बताया था कि किसी भी कर्व को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं यानी dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स जो है वो कर्व के किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास ये एक्सिस हैं और ये हमारे पास कर्व है। अब इस कर्व के किसी पॉइंट पर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ की और इस टेंजेंट ने हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बनाया, तो ये dy बाई डी एक्स जो है वो क्या बताता है? इस टेंजेंट के स्लोप को बताता है। और स्लोप का मतलब क्या होता है कि कोई भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बना रही है उसका tan। यानी कि इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि dy बाई डी एक्स काय के बराबर होता है? स्लोप m के बराबर, और बराबर होता है tan थीटा। अब देखिए, अगर हम x की कोई वैल्यू पुट कर दें तो हमें उस पॉइंट पर स्लोप मिल जाता है। यानी कि बेसिकली किसी भी कर्व का dy बाई डी एक्स हमें क्या बताता है? उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट के स्लोप को बताता है। ये dy बाई डी एक्स होता है। अब देखिए, अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। यानी कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद हमें स्लोप मिलता है। अगर हम स्लोप को इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी? कर्व मिल जाएगी। ठीक है, कोई कर्व है, कर्व को हमने डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। सपोज अगर हम इसी कर्व को देखें y इज इक्वल टू 4x², इसका dy बाई डी एक्स कितना है? 8x। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें 8x को, तो फिर से हमें वही कर्व मिल जाएगी जो हम लेकर चले थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इस पूरे को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए, देखिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा? यहाँ n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, डिवीजन में है, एज इट इज रहेगा। दिस इज n प्लस 1। अब देखिए x की पावर n प्लस 1 का डिफरेंशियल क्या होगा? n प्लस 1 हम शुरू में लाए, एक कम करके n प्लस 1 में से एक कम करेंगे, x की पावर n बचेगा, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, दिस इज x टू द पावर n। इसका मतलब क्या हुआ कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c का इंटीग्रल x की पावर n है, वही डिफरेंशियल x की पावर n है। क्या बताया मैंने आपको कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c का डिफरेंशियल x की पावर n है। तो x की पावर n का इंटीग्रल क्या होगा? यानी कि इंटीग्रल x की पावर n dx
क्या हो जाएगा इंटीग्रल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। देखिए ये इंटीग्रल का साइन होता है, dx का मतलब क्या है कि हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की किसी भी पावर का जब हम इंटीग्रल करते हैं तो क्या लाते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं अपॉन पावर प्लस 1, साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लाते हैं। ये फॉर्मूला n की हर वैल्यू के लिए सही है बशर्ते कि n नॉट इक्वल टू -1, यानी n इज इक्वल टू -1 के बराबर ना हो। -1 पर यह फॉर्मूला वैलिड नहीं है। बाकी इसके अलावा n की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, सबके लिए वैलिड है, सिर्फ n इज इक्वल टू -1 को छोड़कर। अब देखिए -1 पर क्या होता है, अगर हम -1 रखें तो यहां x की पावर 0 हो जाएगी और x की पावर 0 1 होता है और नीचे भी 0 हो जाएगा। तो 0 ऊपर तो 1 हो गया और नीचे 0 हो गया, तो 1/0 इन्फिनेटिव होता है और इन्फिनेटिव मीनिंगलेस है। इसलिए x की पावर -1 पर यह फॉर्मूला वैलिड नहीं है। अब देखिए बाकी इसके अलावा अब देखिए अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट है वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में रखा हुआ है, सपोज m x की पावर n dx, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है या डिवीजन में है, इंटीग्रेशन करते समय वो एज इट इज रहेगा, यानी ये हो जाएगा आपका m x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है। अब मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। अब देखिए इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं, x की पावर जो भी है उसमें एक जोड़ देते हैं अपॉन पावर प्लस 1 प्लस 3। अब देखिए यहां पे x की पावर 1 है तो 1 में एक जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस। अब देखिए क्या होता है कि जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट जब इंडिविजुअल रखा होता है तो जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो उसके साथ में वेरिएबल और आ जाता है। दिस इज प्लस 2x, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास 2 था तो इसको हम लिख लेंगे 2x की पावर 0। x की पावर 0 1 होती है, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ, 2 तो ऐसे ही रहा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। तो दिस इज 2x। इस तरह से अगर कहीं कांस्टेंट रखा होता है, इंडिविजुअल रखा होता है और उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल हम और मल्टीप्लाई में लगा देते हैं, जैसा कि हमने यहां लगाया 2 के साथ में x और लगा दिया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए और देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, इंटीग्रल 2x क्यूब प्लस x की पावर -2 प्लस 4x की पावर -1/2 प्लस 4 dx। अब देखिए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइन भी खत्म हो जाएगा और dx भी खत्म हो जाएगा। dx का मतलब है x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रल कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका 2 तो ऐसे ही रहेगा, x की पावर 3 थी तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस यहाँ x की पावर -2 है, -2 प्लस 1
अपॉन -2 + 1 प्लस 4 x की पावर -½ है, -½ + 1 अपॉन -½ + 1 प्लस 4 के साथ में x और आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 + 1 4 2/4 x की पावर 4। अब देखिए 2 में से 1 गया, 1 बचेगा माइनस का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -x की पावर -1। अब देखिए यहाँ पे -1/2 है, +1 है, तो प्लस का 1/2 बचेगा, पलटेंगे इसे ऊपर पहुंच जाएगा +8 x की पावर ½ प्लस 4x प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। देखिए ठीक है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। अब देखिए जैसे हम एक आध और देखते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन सपोज ये है 4x + 3 की पावर 6 dx। अब देखिए इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। x की अंदर सिंगल पावर है, जब x की सिंगल पावर होती है तो हम इस पूरे को x की तरह से ही सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये मान लिया ये पूरा क्या है, x। ठीक है, तो इंटीग्रल क्या होगा, 4x + 3 की पावर 6 + 1 अपॉन 6 + 1, और x के साथ में जो भी आ रहा है उससे डिवाइड और कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दिस इज 4x + 3 की पावर 7 अपॉन 4 × 7 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से ये इंटीग्रल हो जाता है। लेकिन ऐसा हम कब करेंगे, जब x की सिंगल पावर होगी। अब देखिए अगर मान लीजिए देखिए अगर मान लीजिए हम इंटीग्रल ये कर रहे हैं, इंटीग्रल x² + 2x + 1 की पावर 4, और साथ में हमें दे रखा है 2x + 2 dx। देखिए जब कहीं ऐसा दिया होता है तो हमने इसका तो इंटीग्रल पढ़ा नहीं, तो हम पहले ये देखते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, और ये देखते हैं कि कहीं इसका डिफरेंशियल तो ये नहीं है। देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये 2x + 2 आ जाएगा, और 2x + 2 ये हमें दे रखा है। इस कंडीशन में ये कहलाता है इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर हम x² + 2x + 1 को t के बराबर मान लेते हैं। अब देखिए इसे डिफरेंशिएट करेंगे, 2x + 2, 1 का 0 हो जाएगा, दिस इज dt/dx। अब देखिए यहां से 2x + 2 और dx को इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू dt। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। देखिए क्या हुआ, इंटीग्रल x² + 2x + 1 को हमने t सपोज किया है, तो दिस इज t, और t की पावर कितनी है, 4। अब देखिए 2x + 2 dx, 2x + 2 dx की वैल्यू हमारे पास dt है। अब देखिए इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे t के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, t की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दिस इज t टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए t की वैल्यू जो हमने मानी थी वो पुट कर देंगे, क्या थी, x² + 2x + 1, x² + 2x + 1 की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। ये इंटीग्रेशन हो गया। तो देखिए हमें ये भी देखना होगा कि कहीं डिफरेंशियल तो नहीं है दिया हुआ हमें। देखिए और देखें हम, देखिए जैसे हमारे पास ये दे रखा है इंटीग्रल 4x²
प्लस 3x प्लस 1 की पावर 4। अब देखिए यहां पे हमें दे रखा है 8x प्लस 3 dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि जो हमें ये दे रखा है 4x² प्लस 3x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि कहीं इसका डिफरेंशियल तो हमारे पास नहीं है। अब देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो दिस इज 8x प्लस 3, 8x प्लस 3 हमें दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसको हम इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, इसको हम t मान लेंगे, 4x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट किया, 4 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू dt बाई dx। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 8x प्लस 3 dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। देखिए इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये 8x प्लस 3 dx, 8x प्लस 3 dx की वैल्यू कितनी है, dt अपॉन x इज 4x² प्लस 3x प्लस 1 को हमने t मान रखा है, दिस इज t टू द पावर 4। अब देखिए इसको हम ऊपर ले आएंगे, t की पावर -4 dt, इंटीग्रेट करेंगे t की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये t की पावर कितनी हो गई, -3 अपॉन -3 प्लस c। अब देखिए ये हुआ आपका -1/3, t की वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या थी, 4x² प्लस 3x, 4x² प्लस 3x प्लस 1 की पावर -3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब देखिए इंटीग्रल में कभी कभी हमें लिमिट दी हुई होती है, इसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए सपोज हमारे पास ये है इंटीग्रल 1 से 2 तक 4x² माइनस का x प्लस का 1 dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखिए इसकी लिमिट दी हुई है हमें 1 से 2 तक, जब लिमिट दी हुई होती है तो ये कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं और इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता। देखिए इंटीग्रेट करिए इसे, 4x² का इंटीग्रल होगा x³ अपॉन 3 प्लस माइनस x का इंटीग्रल क्या होगा, x² अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रल x। अब देखिए इसके अंदर हम लिमिट लगा देंगे 1 से 2 तक। अब देखिए पहले इसमें हम अपर लिमिट पुट करेंगे, x के प्लेस पर अपर लिमिट रखेंगे 4/3 और x की जगह 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 माइनस 1/2, दिस इज 2² प्लस 2, ये अपर लिमिट डाली, फिर माइनस करके लोअर लिमिट डालते हैं। तो 1 x की जगह जब 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3, 1 की पावर 2 1 ही होता है, तो दिस इज 4/3 माइनस 1/2 प्लस 1। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, क्या हुआ, 4/3 इंटू 2 की पावर 3 8 होता है, माइनस 2 की पावर 2 4 हुआ, 4 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस, देखिए कितना हुआ, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये 3 2 का एलसीएम 6, 3 2 6 4 2 द 8 माइनस 2 3 द 3 1 द प्लस 1 से 6। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 32 अपॉन 3 माइनस 2 प्लस 2 माइनस कितना होगा, देखिए 8 में से 3 गया 5 और 5 और 6 11, 11/6, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए अब हमारे पास बचा है 32/3, 32/3
और इधर से बच रहा है हमारे पास 11/6 माइनस 11/6। इसको हम एलसीएम ले लेंगे, 6 इज द एलसीएम, 3 से 6 2 टाइम कटा, दिस इज 64 माइनस 11 53/6, ये इसकी वैल्यू आ जाती है। अब देखिए, अब हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन बताते हैं। देखिए, बहुत आसानी से हम याद रख सकते हैं, d/dx ऑफ साइन एक्स प्लस सी क्या होगा डिफरेंशियल कॉज एक्स। तो कॉज एक्स का इंटीग्रल ये हो जाएगा, तो इंटीग्रल कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी तरह से d/dx ऑफ कॉज एक्स प्लस सी, कोई भी कांस्टेंट है रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल ये, या साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स। तो इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉज एक्स प्लस सी। इसी तरह से देखिए, d/dx टेन एक्स प्लस सी क्या होगा डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स। तो इसी तरह से सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। इसी तरह से देखिए, d/dx कॉट एक्स प्लस सी, तो कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो सिमिलरली कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसी तरह से देखिए, सेक एक्स d/dx ऑफ सेक एक्स d/dx ऑफ सेक एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। तो सिमिलरली इंटीग्रल सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब देखिए, इसी तरह से d/dx ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो इसी तरह से इंटीग्रल कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। सिमिलरली ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशियल जो होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। इसी तरह से ई की पावर एक्स का इंटीग्रल भी ई की पावर एक्स होगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, सिमिलरली d/dx log x ई बेस पर, दिस इज 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log x प्लस सी। अब देखिए, यहां पे अगर हम x को ऊपर उठा लें तो x की पावर -1 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पावर -1 होती है तो हमारा वो फॉर्मूला तो फेल हो जाता है, कौन सा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और उसकी जगह क्या आ जाता है, log आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, अगर हम ये इंटीग्रल कर रहे हैं dx अपॉन x, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल x की पावर -1 dx।
तो -1 पर हमारा वो फॉर्मूला तो फेल हो गया। अब हम क्या लगाएंगे, नीचे जब सिंगल पावर होती है तो उसका इंटीग्रल होता है log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन के अंदर हमें एक बेसिक चीज और समझनी है। देखिए अगर हमारे पास ये कोई कर्व है y इक्वल टू 4x², ठीक है, ये कर्व इस तरह की होती है। अब देखिए अगर हम इस कर्व को 2 पॉइंट के बीच इंटीग्रेट कर दें, यानी यहां से यहां तक, तो हमें क्या मिलता है, ये पूरा एरिया मिलता है। सपोज ये x इक्वल टू 1 है और ये x इक्वल टू 2 है। तो देखिए अगर हम कर्व को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें एरिया मिलेगा कर्व और x एक्सिस के बीच। अगर मान लो हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें एरिया मिलेगा कर्व और y एक्सिस के बीच। अब देखिए इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रल 1 से 2 तक। कर्व क्या है, 4x² dx। जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया मिलता है हमें कर्व और x एक्सिस के बीच। तो क्या हुआ, 4x² का इंटीग्रल हो जाएगा x³ / 3, लिमिट 1 से 2 तक। दिस इज 4/3 बाहर, पहले अपर लिमिट डालेंगे, 2 डालेंगे, 2 की पावर 3 8, -1 डालेंगे, 1 की पावर 3 1। दिस इज 4/3 इंटू 7, 28/3। ये एरिया आ गया। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अगर हमारे पास यही कर्व है y इक्वल टू 4x² और इंटीग्रल कर रहे हैं हम y के रेस्पेक्ट में, तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए तो x² इक्वल टू 1/4y, x इक्वल टू 1/2 y की पावर हाफ। अब देखिए ये हमारे एक्सिस हैं, ये कर्व है। अब हमें मान लो y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 2 तक हमें निकालना है, तो एरिया हमें ये मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 से 2 तक। सपोज ये y इक्वल टू 1 है और ये y इक्वल टू 2 है, 1 से 2 तक। अब देखिए यहां से हमारी x की वैल्यू क्या हुई, 1/2 y की पावर हाफ dy। दिस इज 1/2 y की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 1/3 और y टू द पावर 3/2। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। अब लिमिट डाल लेंगे, देखिए इसमें कितनी आई, 1/3 को बाहर निकाला तो 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, 2√2। तो इस तरह से आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर कोई कर्व है और उस कर्व को हम 2 पॉइंट के बीच अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया मिलेगा, और अगर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कर्व और y एक्सिस के बीच का एरिया मिलेगा। इस तरह से कर्व को इंटीग्रेट करने से हमें एरिया मिलता है। ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।